हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये जो ट्यूटोरियल है ये एक्चुअल में ट्यूटोरियल नहीं है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मैं ये एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज ही 9 अक्टूबर 2020 को सीबीएसई ने रिलीज़ किए हैं न्यू सैम्पल पेपर्स, मीन्स न्यू पैटर्न बेस्ड सैम्पल पेपर्स फॉर 12th क्लास। बट 11th क्लास के पैटर्न भी ऑलमोस्ट इसी को फॉलो करेगा। तो ये ट्यूटोरियल एक तरह से 11th और 12th दोनों क्लास स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। इवन दो मैं इसमें क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा, बट पैटर्न जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर 11th क्लास एंड 12th क्लास। बहुत ही स्ट्रेंज मूव है इस बार, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट टाइम में, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग थी सब अभी तक पुराने वाले पैटर्न पे बेस्ड थी। पुराना पैटर्न का मतलब अभी तक क्या था, लास्ट ईयर जो हम सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था वो था कि 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें एमसीक्यूज 10 होंगे, 10 और उसमें से कुछ फिलअप्स होंगे और कुछ डायरेक्ट 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 2 मार्क्स, 4 मार्क और 6 मार्क के क्वेश्चंस ये सीबीएसई ने बोले थे कि ऐसे आते हैं, यानी टोटल पेपर में 36 क्वेश्चन आते थे। तो अभी तक हम ऑलमोस्ट जितने चैप्टर्स कर चुके हैं, 7 चैप्टर कर चुके हैं, वो सारे उस पैटर्न को माइंड में कंसीडर करके किए थे, क्योंकि सीबीएसई ने ऐसा कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था इनिशियली कि दे विल चेंज द पैटर्न। हाँ, थोड़ा हिंट था कि वो केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चंस डालेंगे, बट पूरा पैटर्न ही चेंज कर देंगे, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। बट अब इस मूवमेंट पे अक्टूबर के अंदर, जिसमें हम ऑलमोस्ट 60% सिलेबस कर चुके हैं और मैक्सिमम स्कूलों में, बाकी स्कूलों में इससे ज़्यादा भी हो चुका है, इस मूवमेंट पे पैटर्न को चेंज करना इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। तो एक बार पैटर्न आप देख लीजिए बेटा, कैसा पैटर्न चेंज हुआ है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। और सिलेबस रिड्यूस होने के बाद पैटर्न चेंज होना थोड़ा सा क्वाइट इंटरेस्टिंग सा है। अभी तक क्या था बेटा, 36 क्वेश्चन आते थे, अब उन्होंने इसको इंक्रीज़ करके 46 क्वेश्चंस कर दिए हैं। 46 में से आपको 44 क्वेश्चंस करने होंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा जब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहली बात, अभी तक क्या होता था, 4 सेक्शन हमारे पास सीबीएसई में आते थे। सेक्शन 1 में 20 क्वेश्चन 1 मार्कर, देन 2 मार्कर सेक्शन 2 में, सेक्शन सी में आपके सेक्शन सी या 3 कह लो, उसमें 4 मार्कर और फिर 6 मार्कर, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे आपके पास। ये 4 क्वेश्चन होते थे, ये 6 और ये 6, तो टोटल 36 क्वेश्चन होते थे आपके, ठीक है ना। अब पैटर्न चेंज हो गया, अब उन्होंने पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट वन मीन्स पार्ट ए एंड पार्ट बी, ओके। तो 2 पार्ट अब हमारे पास आएंगे। पार्ट 1 जो होगा बेसिकली वो शॉर्ट आंसर टाइप कह सकते होगा, जिसमें 24 क्वेश्चन होंगे, 24 मार्क का होगा बेसिकली। क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन वैसे तो उसके अंदर 18 ही होंगे, बट उसके अंदर सब पार्ट्स होंगे। तो 24 मार्क्स का पार्ट ए और 56 मार्क का पार्ट बी। चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता है क्या है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है। बट पैटर्न चेंज होने की वजह से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जैसे पहले क्वेश्चन एग्जांपल के लिए बेटा एलपीबी चैप्टर एक 5 मार्क का था, तो 6 मार्क में बनता नहीं, तो श्योर था कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हम ये सोच रहे थे कि 1+4 आएगा, बट जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ अब हमारे पास 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ गया है। तो ऐसा भी हो सकता है सीधा डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन 5 मार्क का आ जाए, ठीक है। तो अभी जैसे हमने बोला कि बेटा 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए विल बी ऑफ 24 मार्क्स, पार्ट बी विल बी ऑफ 56 मार्क्स। सेम पैटर्न 11th क्लास में इस बार एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। पार्ट ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव में हम फिलअप्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ट्रू फॉल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इसमें डायरेक्ट 1 मार्कर भी क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट, और उस पर इंटरनल ऑप्शंस भी दी जाएंगी। अब चलते हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए में फर्दर 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर 16 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब है हमें सॉल्व करना और आंसर देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, हमें सॉल्व करना होगा, मतलब, और उसके बाद आंसर लिखने होंगे। 1 मार्क में जनरली आंसर्स के मार्क्स होते हैं, अगर आपका आंसर ठीक है तो आंसर मिल जाएंगे। स्टेप्स इतने रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है। बट कई बार होता है कि सब पार्ट्स होते हैं और आपका पार्ट करेक्ट है तो हाफ मार्क्स मिल सकता है, बट जनरली आप इसमें 1 और 0 ही एक्सपेक्ट करेंगे कि या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट ए के अंदर जो सेकंड सेक्शन है। सेक्शन 1 में तो मैंने बताया ना 16 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। अब सेक्शन बी के अंदर जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ 2 केस स्टडीज आएगी। केस स्टडी का मतलब है जैसे आप इंग्लिश में पैसेज पढ़ते हैं ना बेटा, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको 4 करने होंगे कोई भी,
वो किसी भी टॉपिक पे बेस्ड हो सकता है केस स्टडी, राइट। अब केस स्टडी जो है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमने एक मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का एक असाइनमेंट बनाया था, उसमें इंट्रोड्यूस किया था ऐसा केस स्टडी, अगर आपको याद हो तो ये मेरे ट्यूटोरियल पे भी मिल जाएगा आपको। तो उसके अंदर हमने 11th का कंसेप्ट लिया था, बट यहाँ पे वो 12th के कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन बनेगा। तो केस स्टडी का मतलब है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसके ऊपर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 5 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी में, और वो एमसीक्यू होंगे, जिनमें से हमें 4 करने होंगे, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, हर 2 क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 4 आपको करने होंगे। ऐसे यहाँ पे तो जो इन्होंने केस स्टडी ली है वो इन्होंने ली है प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड और एओडी यानी मैक्सिमम एप्लीकेशन डेरिवेटिव पे बेस्ड। तो ज़रूरी नहीं है फिक्स्ड, ये किसी पे भी आ सकती है केस स्टडी। तो बहुत क्लियर है, पार्ट ए 24 मार्क्स का होगा, पार्ट ए, जिसमें 16 क्वेश्चन डायरेक्ट 1 मार्कर होंगे, प्लस 2 स्टडीज केस स्टडी होंगी 4 मार्क्स की, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 में से आपको कोई 4 करने होंगे, ठीक है ना। तो 16 + 4 + 4 तो हो गया आपका 24 मार्क्स। अब चलते हैं पार्ट बी पे, जो फिर से टोटली चेंज हो चुका है। पार्ट बी के अंदर आपके पास फिर से 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 3 के अंदर, क्योंकि सेक्शन 1 और 2 हम ये ले रहे हैं डायरेक्ट 16 क्वेश्चन 1 मार्कर, सेक्शन 2 डायरेक्ट केस स्टडीज़। सेक्शन 3 के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे जो 10 मार्क के होंगे। अभी तक 2 मार्कर जो होते थे वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है ना। पहले 8 होते थे, फिर उसको रिड्यूस करके 6 कर दिया, अब उसको बढ़ा के वापस 10 क्वेश्चन कर दिया। और अभी तक 4 मार्कर जो होते थे, 4 मार्कर को कम करके 3 मार्कर कर दिया है। तो क्या हुआ, जब आपकी नंबर ऑफ जो हर क्वेश्चन की वेटेज है अगर वो कम होगी तो नंबर क्वेश्चन अपने आप ही बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन 7 एक्सपेक्टेड हैं, तो 7 ही देंगे आपको। और उसके बाद 5 मार्कर 3 है, यानी 2 मार्कर जो थे वो सेम रहे, बट 4 मार्कर को रिड्यूस करके 3 मार्कर में कन्वर्ट कर दिया, 6 मार्कर को रिड्यूस करके 5 मार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ऑब्वियसली वेटेज कम हुई है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, पहले 36 थे, अब आपको 44 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो थोड़ा सा लेंथी पेपर कह सकते हो सकता है, बट क्वेश्चंस जो होंगे उनके स्टेप्स कम हो जाएंगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो अभी तक तो थोड़ा आइडिया मिल गया आपको क्या है। 2 पार्ट्स, पार्ट ए 24, ये 56, इसके अंदर 2 सेक्शन 16 + 4 + 4, इसके अंदर 3 सेक्शन जिसमें 20 मार्क्स के 2 मार्कर क्वेश्चन 20 मार्क्स के, उसके बाद 21 मार्क्स के 3 मार्कर, और उसके बाद 15 मार्क के 5 मार्कर, ठीक है ना। अब एक बार फटाफट क्वेश्चंस पे भी नज़र मार लेते हैं, क्योंकि बेटा अभी तक हम चैप्टर तो सारे नहीं किए हैं, बट हाँ 1 मार्कर हैं जो क्वेश्चन का लेवल इजी है। जैसे यहाँ पे बोला है कि 1 to 1 होगा कि नहीं होगा, आपको सिर्फ बताना है कि होगा कि नहीं होगा। आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि भी होगा, ये तो आपके ऊपर है, हम जब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो देखेंगे 1 to 1 होगा, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हर वैल्यू एक ही बार अचीव करा तो हम कहेंगे येस 1 to 1 होगा। मीन्स 1 मार्कर में हमें आंसर्स देने हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर देयर, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है इसके अंदर। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है उसमें कितने एलिमेंट पूछे हैं ये बताना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n² - n। तो n यहाँ पे 3 है, तो 2⁹ - 3 6, तो 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, यानी 1 मार्कर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच डायरेक्ट क्वेश्चन देने हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं तो उतने ही आपको ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं 1 मार्कर, यानी इन्होंने क्या किया, पहले 3 क्वेश्चन 1 मार्कर में ही दे दिए। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या है कि जो चैप्टर 1 और 2 की वेटेज है वो 8 मार्क की है, और इस सेशन में आपको पता ही है कि इन्वर्स ट्रिगो में तो बहुत लिमिटेड सिलेबस आएगा, कि सिर्फ आपके पास कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस चैप्टर 1 से दिए गए हैं आपको। देखिए फर्स्ट 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको रिलेशन से ही दिए हुए हैं, तो मोस्टली रिलेशन वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा जब एक बार पेपर सॉल्व सारा हम सिलेबस कर दें। अभी मेरे सॉल्व करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भी तो सारा सिलेबस भी नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ ही चैप्टर कर पाए हैं, बट 1 मार्कर हैं अच्छे। जैसे आप देखिए एक बार यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको देखो दिया हो तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्या दिया हुआ है कि एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है ए, जिसका डिटरमिनेंट दिया हुआ है -7, और हमें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमने ना 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि किसी रो के एलिमेंट्स को अगर हम उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर डिटरमिनेंट आता है, बट अगर हम किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो इसका आंसर 0 है, यानी ये डाटा एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है।
ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, अगर आपको याद हो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो n तो इसका ऑर्डर 3 है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो यानी -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यानी क्वेश्चंस डायरेक्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन जो है क्या बोला हुआ है कि एक ए मैट्रिक्स है जिसमें आई और जे करने पे 0 एलिमेंट है, यानी डायगोनल एलिमेंट 0 है, और जब आई और जे बराबर नहीं है तो वो 1 है। तो ए स्क्वायर पूछा है, तो ए स्क्वायर में क्या करते हैं हम, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा आप जब चेक करोगे, यानी 0 1 1 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 1 1 0 से, तो आप क्या देख रहे हो, आपके पास आंसर आ रहा है 1 0 1 1 0 0 1, तो आई आ रहा है। तो बेसिकली हम ये लिख देंगे ए स्क्वायर 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो हाफ मार्क इसका एक्सपेक्टेड होगा कि भी ए मैट्रिक्स को फ्रेम करना, और हाफ मार्क्स ए स्क्वायर निकालने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट नहीं है, बट क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन पे बेटा। और कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी नहीं करना, हमें सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 0 होते हैं, तो आंसर 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पूछा हुआ है n क्या होगा, अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर ऑफ वेरिएबल सेम रहती है, तो ये 3 है, तो यहाँ पे भी 3 आएगी। तो यानी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंसेप्ट बेस्ड हैं, बट वही बात है आपके सारे थॉरली आपने पढ़ा होना चाहिए। तो बड़े क्वेश्चंस इस बार एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि वेटेज जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ चेंज हो गई है, छोटे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए हैं, और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी चेक करी जाएगी, ठीक है ना। तो एक अच्छा मूव है, बट टाइम जो चूज़ किया है मूव करो को लाने का वो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि कोविड के अंदर मैक्सिमम क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो सिलेबस भी सब जगह नहीं हो पा रहा है, तो ये टाइम स्टार्ट करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइट। बट वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज, और हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इस चेंज को अप्लीकेबल करना है, और सिर्फ यही है कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर इस बेस पे करेंगे ट्राई, उतना कंफर्टेबल रहेंगे। तो फटाफट कोर्स को सिलेबस को ख़त्म करके हम ये नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अब ये आते तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर जो केस स्टडी आई गई है, तो मैं उसको केस स्टडी को एक बार डिस्कस करता हूँ आपसे। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक केस स्टडी में क्या बोला गया है कि ना एक बिल्डिंग है जिसका हर फ्लोर रेक्टेंगुलर फ्लोर फॉर्म में है। रेक्टेंगुलर फॉर्म इस तरह से है कि ये रेक्टेंगल है और साइडों पे आपको दो कह सकते हैं सेमी सर्कल एंड है। तो यहाँ बोला गया है आपसे कि यहाँ पे ना इसके बेस पे हमारे जो 5 क्वेश्चन दिए वो कैसे दिए। देखो वैसे तो एओडी अगर आपने कर लिया तो बहुत इजीली आप बता देंगे इसके अंदर कि क्या है इसके में। क्वेश्चन एक बार पढ़े जरा बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 17वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो डिज़ाइन ऑफ फ्लोर है इस तरह से है कि ये एक्स साइड है आपकी और ये y/2 है, ठीक है, और सेमी सर्कुलर एंड हैविंग पेरीमीटर 2। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड हैविंग पेरीमीटर 2, यानी इस पूरे का पेरीमीटर 200 है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आपको पता है कि अगर ये लेंथ x है तो ये भी x है, और इसकी रेडियस अगर ये पूरी लेंथ y है तो ये y/2 हो जाएगी। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा बेटा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है πr, इसमें इधर का भी जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2πr, और प्लस x ये साइड का और प्लस x साइड का, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है टोटल क्या होता है आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री हमने ऐड कर दी, इसमें ये ऐड नहीं होगा क्योंकि इंटरनल नहीं लेते, और ये 200 दे रखा है। और r क्या है, r है हमारा y/2। तो यहाँ पे जैसे ही हम r की वैल्यू पुट करेंगे y/2 तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी कि 2x + 200 ये कट जाएगा, तो πy + 2x = 200 आ गया, एक रिलेशन है ना। तो यहाँ पे इसी के ऊपर बेस, यानी जो हम एओडी का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पे कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, मतलब 17 के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया पूछ लिया। तो हमने अभी ये निकाला ना ये रिलेशन, तो πy + 2x = 200। तो यहाँ पूछना है कि भी इसका रिलेशन बताओ, यानी उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछा गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या होगा। अब एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, एरिया क्या होता है, लेंथ मतलब एरिया होता है इस वाले पोर्शन का, यानी इसका एरिया यानी रेक्टेंगुलर का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया कितना होगा, लेंथ x × y, और सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है। अब यहाँ पे 2 सेमी सर्कल है तो एक का πr²/2 होता है, तो दूसरे का भी πr²/2 हो जाएगा, टोटल πr² हो गया। अब यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू किसकी फॉर्म में पूछी है वो देख लो। अब
यहाँ पे वैल्यू पूछी है आपको x की टर्म में, तो y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से बेटा, है ना। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये आ जाएगा 200 माइनस 2x, तो y की वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 2x अपॉन वाई पाई, ये पुट कर देंगे यहाँ पे और आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, पाई वाई है यहाँ पे ना, r की वैल्यू y²/2 पुट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन है जहाँ जहाँ पे y आ रहा है वो ये रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। तो आपका एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे, इनमें से कौन सा रिलेशन होगा x की टर्म्स में वो पूछा हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं इसके अंदर कौन सा होगा, है ना। तो अगर आप जब सॉल्व करेंगे ना तो बहुत इजीली आपका समझ आ जाएगा कि आपका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे ये एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इन टर्म्स ऑफ एक्स पूछा है, यहाँ पे हमने वाई की टर्म्स में निकाला है ना, ये वाई की टर्म में निकाला है बेटा, है ना। तो वाई की टर्म में निकाला तो वाई की वैल्यू पुट कर देना, ये आपके लिए है। मैं इसको पूरा जब सॉल्व करूँगा तो थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपसे, बट अभी हिंट दे रहा हूँ। तो इसका आंसर ए आएगा। और फिर पूछा मैक्सिमम एरिया पता हो, तो एरिया मैक्सिमम कैसे निकालते हैं पता है आपको ना, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसका डेरिवेटिव को 0 पुट करोगे और फिर एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और फिर उसी तरह से पूछा है कि मैक्सिमम एरिया कब होगा, फिर हर फ्लोर का एरिया, यानी ये एक्चुअल में क्या डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा, बट ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो केस स्टडीज़ अभी आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगी, तो ऐसे क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सिर्फ यही रहेगी कि हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें। तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मटेरियल जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें ताकि आप इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, अगला वाला जो कंसेप्ट है फिर से प्रोबेबिलिटी इसी के बेस पे दिया, प्रोबेबिलिटी के बेस पे आपसे पूछा गया है कि एक वैसे ही बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, जब आप प्रोबेबिलिटी कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट केस स्टडी एक बार समझ लीजिए क्या है। केस स्टडी मतलब डाटा के बेस पे हमें क्वेश्चंस को फ्रेम करना है कि देयर आर 3 एम्प्लॉयज़ इन ए कंपनी, दीज आर द 3 एम्प्लॉयज़, Vinay processed 50% of the form, Sonia processed 20% of the form एंड रिमेनिंग 30% आर प्रोसेस बाय इकबाल, और उनके एरर करने की प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी है। अब इस डाटा के बेस पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो फॉर्म हुआ है उसमें एरर हुई है और दैट इज़ कमिटेड बाय सोनिया। तो बेसिकली ये हम बेस थ्योरम में करते हैं ऐसे क्वेश्चन कि हम एरर को अगर ए इवेंट मान लें तो एरर इज़ कमिटेड बाय सोनिया, तो PA/S निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे इजीली। मैं इसके सॉल्यूशन बता दूंगा एक बार जब कोर्स हो जाए, अभी मैं आपको बताऊंगा भी तो आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमने रिवाइज नहीं करा है ना। यहाँ पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड द एरर। अब एरर जो है सोनिया से हुई है तो S इंटरसेक्शन A निकालना है। तो मतलब बेसिकली ये बात हुई थी, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है बेटा, और ये बेस थ्योरम हो गई। अब इसके बाद चलते हैं पार्ट बी पे। अब यहाँ एक डाउट आया है कि जब ये क्वेश्चन 19 इनवर्स ट्रिको का आया तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई कि पहले तो CBSE ने बोला था कि भाई आपके जो इनवर्स ट्रिको से मैक्सिमम सिलेबस काट दिया गया है, सिर्फ आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसमें तो प्रॉपर कंसेप्ट लगेगा, प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड तो नहीं है। तो यहाँ पे भी क्लियरिटी CBSE की तरफ से नहीं है। मे बी वी एक्सपेक्ट के भी 1-2 सैम्पल पेपर और दे ताकि और क्लियर हो सके। तो मैं आपको लूप होल्स बता रहा हूँ और जो चेंजेस आए वो बता रहा हूँ आपको मैं। ये सारे आपके दिखेंगे, आप 2 मार्कर दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये सेक्शन पार्ट बी के अंदर सेक्शन 3 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 मार्कर आ गए सारे के सारे, 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 के अंदर सारे क्वेश्चन अब 3 मार्कर आएंगे। ये क्वेश्चन पहले आपका एक्सपेक्टेड होता था, जो है एक्सपेक्टेड होता था आपका क्वेश्चन 4 मार्कर, अब उसी को 3 मार्क में कन्वर्ट कर दिया। वेरिएबल की पार्ट वेरिएबल है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। और ये फिर से रिलेशन पे आ चुके हैं, रिलेशन पे 3 मार्कर। तो आप देखें पहले 3 1 मार्कर दिए थे रिलेशन पे, अब 3 मार्कर दे दिया। तो यानी एक तरह से 6 मार्कर चैप्टर 1 में से क्वेश्चन आ गए 6 मार्क के, और 2 मार्क के चैप्टर 2 में से आगे को टोटल 8 है। तो यानी इसका मतलब ज़्यादातर वेटेज 1 और 2 में से चैप्टर 1 को दी गई है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे 3 मार्कर हैं जिसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन में पैरामीट्रिक फॉर्म का सेकेंड डेरिवेटिव पूछा है, ये भी हम कर चुके हैं। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सेम क्वेश्चन ऐसा करवाया हुआ मैंने आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीज करना है आपने और शो करना है कि कहाँ ये इंक्रीज़ कर रहा है कहाँ डिक्रीज। देन इंटीग्रेशन हो गया, अभी हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है तो अभी करना है क्वेश्चन ये AOI, जो अभी तक 6 मार्कर आता था तो यहाँ पे अब 3 मार्क का हो गया क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। बट यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम है कि CBSE ने बोला था कि AOI के अंदर सिंगल कर्व आएंगे, सिंगल कर्व, बट यहाँ पे खुद ही वो 2 कर्व के ऊपर बेस क्वेश्चन दे रहे हैं। तो फिर से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जो उन्होंने बोला CBSE डिलीट करता है।
ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बट क्योंकि और में है तो वो अपने पॉइंट को स्टैंड कर सकते हैं कि भी हमने ये नहीं बोला था कि सिलेबस पूरा डिलीटेड है, आपको पूरा करना है, बट क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाएंगे, तो हमने और में दे दिया है ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं जिसपे सिंगल कर्व है, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं 5 मार्कर पे। अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा लेंथी क्वेश्चन तो रिड्यूस हो गए हैं। तो देखो आपने जो मैंने अपने ट्यूटोरियल्स कराए थे तो आपको बताया था कि 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें देखो पहला क्वेश्चन वही आ रहा है कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें उसका इन्वर्स निकालना है और फिर इसका यूज़ करके इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने बताया था आपको या तो ये मैट्रिक्स ए बनेगा जब इक्वेशन लिखेंगे, या फिर उसका ट्रांसपोज बनेगा। तो आप देख लो जब हम इसको इक्वेशंस को लिखेंगे, ठीक है ना, 0 -2 1 इसको, तो ये आपका जो है ट्रांसपोज की फॉर्म ले रहा है। अगर एक बार देखेंगे ना ट्रांसपोज आ रहा है क्या, 1 2 0, ये रहा 1 2 0, फिर -2 -1 -2 और फिर 0 -1 1, तो ये ए ट्रांसपोज है। मैं आपको फॉर्म कराई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म थी और मैंने बोला था इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग आंसर में। तो जब एक्स की वैल्यू आएगी तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स कर देंगे। तो हमने क्या किया था कि ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होता है दैट इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, और फिर हम यहाँ पे ए का इन्वर्स का ट्रांसफर लिख देंगे। और फिर से देखिए बेटा वही क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट आ गया, ये भी मैंने बताया था कि ए और बी का प्रोडक्ट निकालते हैं, और ए बी जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर मैट्रिक्स आता है ना। स्केलर मैट्रिक्स मीन्स जिसमें डायगोनल सारे सेम होंगे और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, और फिर उसके बेस पे हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है नीचे। तो ये भी हमने ट्यूटोरियल में करा हुआ है, तो क्वेश्चन ईजी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो अनदर 5 मार्कर है, वो आपको 3D के बेस पे दिया हुआ है, प्लेन और 3D, तो वो अभी करेंगे तो थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है 38, वो क्वेश्चन LPP बेस्ड है, तो इसमें फिर से और दिया हुआ है। तो एक अच्छी बात है कि जितने भी 5 मार्कर हैं उन सब में और क्वेश्चन दी हुई है। 5 मार्कर्स हैं हमारे पास और तीनों में ही और दे रखी है, तीनों में ही और दे रखा है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। ओके, अब एक डाउट और आ रहा है यहाँ पे कि 5 मार्कर तो ये सारे के सारे 3 हो गए, ठीक है ना। तो सारे जो हमने अभी बात करी थी, मैंने बताई आपको कि सारे क्वेश्चन जो हैं एक्सपेक्टेड जो थे चेंज कर दिए गए हैं। तो जब हम इसको सिलेबस को कर लेंगे बेटा तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। तो ये हमारा, अच्छा अब एक क्वेश्चन हम आपके माइंड में आ रहा होगा कि भी सर आप तो कहते हैं कि 44 क्वेश्चन है तो 38 कैसे हो गए। क्योंकि 38 इसलिए कह रहा हूँ बेटा क्योंकि ना यहाँ पे जो केस स्टडी थी उसमें उन्होंने क्वेश्चन एक ही माना है, बट उसमें 4 पार्ट्स पूछे गए हैं ना। तो एक तरह से 4 अलग चीज़ों को आपको सॉल्व करना है, 1 2 3 4, ठीक है। और दिए 5 गए हैं बट हमें सॉल्व 4 करने हैं, तो यानी 4 क्वेश्चन हो गए ये, और 4 8, बट हमने काउंट 2 किए हैं। तो इसका 6 का जो डिफरेंस है मैंने ऐड कर दिया 38 में, तो 38 + 6 एक तरह से 44 पार्ट्स करने हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं आप, है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज था जो मेरे को बताना था, बिल्कुल लेटेस्ट चेंज है बेटा, आज ही आया है। और 11 आप भी बेटा सब याद रखिए कि बिल्कुल आपका भी पेपर इसी के ऊपर बेस्ड बनेगा। कैसे बनेगा ये बेस्ड, कि आपके भी पेपर के अंदर अब, क्योंकि पैटर्न तो सेम फॉलो होता है 11th और 12th में मैथ्स के अंदर, तो फिर से वही मैं रिकॉल कर देता हूँ सबके लिए कि 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस होगा और ये प्योरली डिस्क्रिप्टिव बेस होगा। ए सेक्शन आपका 24 मार्क का होगा जिसमें 16 मार्क के डायरेक्ट 1 मार्कर होंगे, और 2 केस स्टडी होगी 4 मार्क्स की। केस स्टडी में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज की इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जिसके अंदर 5 MCQs होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 4 MCQs, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल भी आपको मिलना चाहिए, अभी तो नहीं है, तो देखते हैं हम कैसे फटाफट प्रोवाइड करते हैं मटेरियल आपको। सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें क्वेश्चंस 2 मार्कर 3 मार्कर और 5 मार्कर होंगे। 2 मार्कर 10 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्कर 7 और 5 मार्कर 3। तो ये आपके हो गए एक तरह से 21 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो 20 मार्क्स के ये, 21 के ये और 15 के ये, तो 56 मार्क का ये पेपर रहेगा। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको माइंड में रख लीजिए और इसी के बेस के अकॉर्डिंग प्लानिंग करिएगा कि छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे आपको, ठीक है। तो जल्दी मैं इसके सॉल्यूशंस और इस टाइप के सिमिलर पेपर भी अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, इसको इन्फॉर्मेशन के लिए रख लीजिए अपने पास। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।